हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट वाला हिस्सा स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें से अगला जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, मतलब अपन चार्टर स्टार्ट किया था, तो एक तो चार्टर मैं आपको बता दिया था, 1793 का चार्टर मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो 1813 का चार्टर है और आगे का जो हिस्सा है वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए, 1813 का चार्टर देख रहे हैं अपन, चार्टर अधिनियम 1813। इसके पहले का हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या प्रावधान किया गया? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए, व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त कर दिया का मतलब कुछ चीज़ें थी जिस पे कंपनी का एकाधिकार था, केवल वही उस चीज़ों के साथ व्यापार कर सकती थी, ठीक है। भारत में व्यापार करने का अधिकार किसको मिला था? एकाधिकार था कंपनी को, उसके अलावा भारत में कोई व्यापार नहीं कर सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, तो उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केवल दो चीज़ों को रहने दिया गया। क्या? चीन के साथ जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, भारत से चीन, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था चीन के साथ, उसको, और चाय का व्यापार है ना, जो चाय के ऊपर था वो भी कंपनी का एकाधिकार था। मतलब चाय के से संबंधित कोई भी जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। चीन के साथ कोई व्यापार है वो भी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही उस समय कर सकती थी। तो इन दोनों को छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों को छोड़कर बाकी पूरे व्यापारिक एकाधिकार जो कंपनी के पास थे उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। केवल ये दो व्यापार जो है कंपनी कर सकती थी, ठीक है। अगला प्रावधान क्या था? ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति दे दी गई। देखिए, ईसाई मिशनरी मतलब क्या होते हैं? जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ईसाई धर्म के लोग चाहते थे कि अपने धर्म का प्रचार भारत में करें, ठीक है। ईसाई धर्म के लोग क्या चाहते थे? भारत में आए और भारत के लोग भारत में अपने धर्म का प्रचार करें। तो भाई, कोई भी देश में आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें तो उस देश में अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की अनुमति दे दी गई। मतलब ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार, वो लोग क्या करते थे उस समय? जगह जगह खड़े हो जाते थे मंदिर के बाहर, और वो लोग क्या करते थे? धर्मांतरण कराने का कोशिश करते थे, या फिर धर्मांतरण अपने धर्म का प्रचार करते थे वो लोग, क्रिश्चियन लोग। उसी के बाद, इसी चार्टर अधिनियम आने के बाद क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है वो भारत में फैलना चालू हो गया, ठीक है। तो ये यहीं पर उन लोगों को अनुमति दे दिया गया था 1813 के चार्टर के बाद। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इससे पहले शिक्षा पे खर्च नहीं किया जाता था, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम से बोला गया हर साल शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा एजुकेशन देने के लिए। तो एजुकेशन के सेक्टर में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये 3 प्रावधान इसके तहत किए गए, ठीक है। अब बहुत ये इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर इसके बाद आता है। 1833 का चार्टर अधिनियम जो था 1833 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। केंद्रीकरण का मतलब एक जगह शक्तियों का एक जगह इकट्ठा हो जाना। कोई एक हाथ में शक्ति रहता है ना, जैसे कि आप बोलेंगे जब राष्ट्रपति शासन लगेगा या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो शक्ति का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि राज्यों की जो शक्ति रहती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, और वो शक्तियाँ किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र के हाथ में चली जाती है, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। और राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। तो क्या हो जाता है? शक्तियों का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाता है। उसी तरीके से जैसे कि जो बाकी जगह भी बाकी स्टेट अपने अपने कानून बना सकते थे, लेकिन अब उसको केंद्रीकृत करके किसके हाथ में दे दिया गया? इधर कलकत्ता, मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, सबसे पहले तो कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था। पहले के एक्ट में मैंने बता चुका, 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा था। अब उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं, सबसे पहले क्या किया गया था? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया। मतलब बंबई और मद्रास से संबंधित कोई भी फैसला कौन लेगा? बंगाल प्रेसिडेंसी लेगा, ठीक है। ये दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को, वो केवल 2 चीज में कानून बना सकता था, दो प्रेसिडेंसी उसके हाथ में थी, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। मतलब फिर शक्तियों का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। वो पूरे भारत के संबंध में उसको विधायी अधिकार प्राप्त हो गए वो, ठीक है। तो वो
विधायी अधिकार उसको मिल गए, मतलब भारत का गवर्नर जनरल मतलब पूरे भारत का शासन उसके हाथ में आ गया लगभग, मतलब वो मुखिया हो गया वो, क्योंकि वो उसके सिग्नेचर के पश्चात ही कोई चीज़ कानून का रूप ले पाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूरी भारत की शक्ति किसके हाथ में आ गई? इसी के हाथ में आ गई। तो ये फिर हो गया ना केंद्रीकरण शक्तियों का। और पहला बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल कहलाया विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखिए, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रावधान क्या था? बंगाल, मद्रास और बंबई की विधायी शक्ति है ना, कि विधायी शक्ति किसके हाथ में आ गई? ये भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। बंगाल मतलब कानून बनाने का अधिकार, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी तीनों पे कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया? ये गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे उसकी कार्यकारिणी में, तो अब उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया। तो चौथे सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई, जो विधि सदस्य था, ठीक है। गवर्नर, इसमें पूरा लिखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई। चौथे सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई, जो कि एक विधि सदस्य था, इस तरीके से विधि सदस्य, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। अगला प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो मैं बता ही दिया हूँ, व्यापारिक एकाधिकार इसमें समाप्त कर दिया था। इसको यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसको प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। तो अगर ये पूछेगा कि इस प्रावधान के तहत कंपनी के अधिकार को समाप्त करके प्रशासनिक निकाय में उसको बदल दिया गया था, तो वो 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा, ठीक है। और व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किए थे? तो वो फिर 1813 के अधिनियम में आएगा, चीन और चाय को छोड़कर, ठीक है, याद रखना। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, पहली बार सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने का प्रयास। सिविल सेवा में क्या क्या आता है मैंने बता दिया था, इसमें IAS, IPS, IFS 3 चीज़ आता है सिविल सेवा में। इसी की परीक्षा कंडक्ट करके इसको रिक्रूटमेंट करने का पहला प्रयास किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको पास नहीं किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ये रिजेक्ट हो गया, ये प्रावधान जो है, इसलिए क्या किया गया, ये फिर नहीं आ पाया। केवल प्रयास किया गया था, मैंने ये नहीं कहा कि सिविल सेवा प्रारंभ हो गया था इस अधिनियम से, मैंने कहा प्रयास किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पारित नहीं हुआ ये प्रावधान, इसलिए इसको स्टार्ट नहीं हुआ यहां पर से, ठीक है। तो ये 1833 ये प्रावधान थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक। चार्टर अधिनियम 1853 अगला, इसमें क्या हुआ? चार्टर अधिनियम 1853, इसमें देखिए, इसमें क्या प्रावधान था? गवर्नर, अब देखिए यहां तक क्या हुआ था कि अब देखिए गवर्नर जनरल के पावर, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, थोड़ी सी उसकी शक्ति बढ़ी। अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो अब उसकी और शक्ति बढ़ गई, उसका दायरा और धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उसका काम ज़्यादा हो गया था गवर्नर जनरल का। वो काम कितने चीज़ों को अकेले देखता, तो इसलिए क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उस पर गवर्नर जनरल का शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति, 2 तरीके की शक्ति का विभाजन, मतलब विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने का शक्ति, वो उसके लिए अलग परिषद रहेगा, उसके लिए अलग लोग रहेंगे, और प्रशासनिक शक्ति उसको लागू कराने का वो अलग लोग रहेंगे। तो उसकी शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की शक्तियों का विभाजन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसके काम वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में, है ना, गवर्नर जनरल की परिषद का, ठीक है, गवर्नर जनरल की शक्तियों का विभाजन किया गया, विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति अलग अलग, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद तो अलग अलग परिषद बना दिया गया, विधायी शक्तियों के लिए अलग और प्रशासनिक शक्ति के लिए अलग। तो विधान परिषद, और पहली बार इसी प्रावधान के तहत विधान परिषद का गठन किया गया भारत में, विधान परिषद का गठन, जिसे लघु संसद भी कहा जाता था। विधान परिषद का गठन किया गया जिसे लघु संसद भी कहा जाता था, जिसमें 12 सदस्य होते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की शक्तियों का पहली बार विभाजन किया गया, विधायी शक्तियों और प्रशासनिक शक्तियों में, ठीक है। विधायी शक्ति का अलग परिषद होता था, प्रशासनिक शक्तियों को संभालने के लिए एक अलग परिषद होता था। विधान परिषद का गठन पहली बार इसी प्रावधान से किया गया। लघु संसद बोलते थे, 12 सदस्य होते थे इसमें। सिविल सेवा का प्रारंभ अभी इस समय से कर दिया गया। देखिए इस समय प्रयास किया गया था, इस समय सिविल सेवा का प्रारंभ हो गया और मैकाले समिति का गठन किया गया, ठीक है। मैकाले समिति का गठन किया गया। इस समय देखिए ये दोनों में अंतर है। सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति, विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई, लेकिन मैकाले समिति की स्थापना की गई
1853। तो मैकाले समिति की स्थापना अगर बोलेगा तो 1853, लेकिन जबकि मैकाले को विधि सदस्य के रूप में किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर अधिनियम के तहत नामांकित किया गया था, तो वो 1833 आएगा। समिति बोलेगा तब 1853 आएगा। ठीक, तो ये 1853 का चार्टर अधिनियम था। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति भड़क गई। 1857 में विद्रोह हो गया। भाई अंग्रेजी प्रशासन बहुत लोगों को प्रताड़ित करने लगे, तो लोग संगठित हुए और संगठित होकर क्या किया, 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया भारत में। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी से जो के ऊपर जो भरोसा था वो हट गया। वो अंग्रेजों को समझ में आ गया, ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों को, कि भाई ये लोग ये काम नहीं कर सकते, यहाँ संभाल नहीं सकते। तब भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया वहाँ ब्रिटिश संसद में। ये जो अधिनियम थे वो ब्रिटिश संसद में पारित होते थे, भारत में लागू होते थे केवल। तो भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया ब्रिटिश संसद में। इसको विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र। विक्टोरिया कौन थी, इंग्लैंड की महारानी थी। लॉर्ड मैकाले ने इलाहाबाद में इसको पढ़ के सुनाया था। लॉर्ड मैकाले ने इलाहाबाद में इसको पढ़ के सुनाया था, जो विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, जो ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। 1858 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कारण क्या, वो संभाल नहीं पाएगी, ये भरोसा हो गया था। उसके लोगों को प्रताड़ित करने के कारण लोग विद्रोह भड़क गए। विद्रोह को बहुत मुश्किल से दमन किया अंग्रेजों ने, बहुत दिक्कत हो गया था। अगर यहाँ के राजा जो थे, यहाँ के राजा महाराजा जो थे, वो अगर अंग्रेजों का साथ न दिए होते तो उसी समय अंग्रेज लोग हार गए होते और यहाँ से निकलना पड़ता उनको। लेकिन चूंकि भारत के जो राजा महाराजा थे उस समय, क्षेत्रीय राजवंश था, वो लोग दगाबाजी किए, भारत के साथ देशद्रोह किए, और वो क्या किए, इंग्लैंड के लोगों का साथ दिए, और उनके साथ मिलकर भारत इस विद्रोह को दमन करने में इंग्लैंड जो थी वो सफल हुए, इंग्लैंड के लोग। तो वो लोग अगर साथ न देते तो इसी समय वो लोग निकल गए होते यहाँ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को इसीलिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब इसका शासन समाप्त। अब कौन, ब्रिटिश संसद ही कानून पारित करेगी और वही शासन चलाई इसके बाद पूरा तरीके से। अब इसके पहले क्या होता था, ब्रिटिश संसद कानून पारित करती थी, उसको लागू कराने का काम कौन करता था, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, वजूद उसका था। अब इस समय से पूरा तरीके से उसका शासन समाप्त हो गया और पूरी तरीके से कमांड कौन ले लिया अपने हाथ में, ब्रिटिश संसद ले लिया। ठीक, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। यहाँ द्वैत शासन लाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अलग पावर होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अलग पावर होता था, मैंने पहले भी बताया था। उसको समाप्त कर दिया गया पूरा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द्वैत शासन समाप्त। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त नहीं किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, द्वैत शासन समाप्त किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को मिलाकर 15 सदस्यीय, नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को मिला के एक प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। भारत सचिव का पद लाया गया, भारत सचिव का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को मिला दिया गया और एक भारत सचिव का पद लाया गया। ये भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। ब्रिटेन में जो सरकार है उसका मंत्री होता था भारत सचिव। ठीक है, इसके हेल्प के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, इसके लिए उसके बाद एक प्रशासनिक एक निकाय का गठन हुआ जिसका मुखिया भारत सचिव था। भारत सचिव के सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून जो है वो पारित होता था। अब वो भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था, तो वो भारत सचिव का पद लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मिला दिया गया और एक भारत सचिव का पद का सृजन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, इसकी हेल्प करते थे ये लोग। अब ये जो गवर्नर जनरल जो बनाता था ना, ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर क्या हो गया, वायसराय। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। अंतिम गवर्नर जनरल, अब भाई गवर्नर जनरल को वायसराय इस अधिनियम के द्वारा कहा जाने लगा। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। अब इस समय नाम तो परिवर्तन हुआ ना, आदमी तो वही है ना, तो जो गवर्नर जनरल रहेगा वो नाम बदल गया तो वही वायसराय पहला होगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग आएगा, पहला वायसराय बोलेगा तो वो भी लॉर्ड कैनिंग आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों को मिला के 15 भारत सचिव का पद लाया गया। भारत सचिव के सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून का रूप लेता था। ये 15 सदस्यीय परिषद के इसको हेल्प के लिए लाया गया। और पहली बार गवर्नर, बहुत बार पूछा है ना ये क्वेश्चन को, गवर्नर जनरल को नाम बदल के वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। तो इसमें ये प्रावधान थे। ठीक है, तो इतने को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके आगे का चीज़ जो है वो, इसके आगे का जो प्रावधान है, जो और भी अधिनियम आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसके प्रावधान को याद रखे रहिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता है जो पूरे जितने हैं तो उससे एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। जो जो प्रावधान है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों अधिनियम है ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये 3 अधिनियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।